सब लोग खैरियत से हैं। जनरल फैज़ हमीद साहब के केस का फैसला हो गया, लेकिन उसमें से जो नई-नई इंफॉर्मेशन, नई-नई चीज़ें निकल रही हैं। सबसे पहले जनरल फैज़ हमीद साहब की तरफ ही आते हैं। जनरल फैज़ हमीद साहब के केस का फैसला हो गया, 14 साल कैद व मुशक्कत उनको हो गई, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर एक सनसनी सी है, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री के ये पहले डीजे ऐसे ही हैं जिनको इस कदर लंबा केस फेस करना पड़ा। 15 महीने इनका ट्रायल हुआ, एक लंबा कोर्ट मार्शल हुआ और उसके बाद फिर इनको 14 साल कैद व मुशक्कत की सजा सुना दी गई। और अभी तक ये फैसला किया गया है कि इससे ये सरदस्त अडयाला जेल नहीं इनको भिजवाया जाएगा, बल्कि इनको स्पेशल एक जेल है जिसके अंदर रखा जाएगा और ये मिलिट्री की कस्टडी में ही रहेंगे। और एक घर को या एक कमरे को बाकायदा सब जेल डिक्लेयर करके इनको वहां पे रखा जाएगा, क्योंकि सिविलियन के साथ रियासत पाकिस्तान की कोशिश है कि इनको ना मिलाया जाए, क्योंकि अगर ये अडयाला जेल पहुंच जाते हैं तो वहां पे इमरान खान साहब के साथ इनका राब्ता हो सकता है, जो अफवाज पाकिस्तान के लिए खतरनाक हो सकता है और बाकी सियासी तौर पर भी पाकिस्तान के लिए खतरनाक हो सकता है। तो फैसला यह किया गया है कि सरदस्त इन्हें आर्मी की कस्टडी में ही रखा जाएगा। लेकिन अगर 9 मई के केसेस चलते हैं तो फिर डेफिनेटली इनका ट्रायल होगा। फिर हो सकता है इन्हें अडयाला जेल ले जाया जाए और वहां पे फिर इनका ट्रायल हो, या फिर इन्हें वीडियो कॉल के ऊपर अदालत के सामने पेश कर दिया जाए। लेकिन सरदस्त मुझे लगता है कि इन्हें अडयाला जेल मुंतकिल नहीं किया जाएगा। अलबत्ता ये हो सकता है कि अगर इमरान खान साहब को किसी और जेल में शिफ्ट किया जाता है और उसके साथ उनके बाकी साथी भी वहां चले जाते हैं, तो फिर इन्हें एक खास पोर्शन है जेल के अंदर, अडयाला जेल के अंदर, जहां पे खसूसी कैदियों को रखा जाता है, तो हो सकता है इन्हें फिर वहां पे शिफ्ट कर दिया जाए। यहाँ पे एक इबरत की निशानी भी है। वो इबरत की निशानी ये है कि जब जनरल फैज़ हमीद साहब का इक़्तिदार सवा नेज़े पे होता था, तो उस वक्त वो किसी को भी पकड़ के, जिसके अंदर मैं हनीफ अब्बासी साहब की मिसाल देता हूँ, उनको भी इन्होंने जब गिरफ्तार करवाया था और इनके खिलाफ फैसला हुआ था, तो जब हम लोग एफर्ट कर रहे थे, जिसमें डॉक्टर असलम साहब हमारे एक दोस्त हैं जो जनरल फैज़ हमीद साहब के बड़े करीब थे, बहुत ही करीब थे और इनके ज़ाती दोस्त थे, तो उनके जरिए ज़ाहिर जनरल फैज़ हमीद साहब तक हम लोग पहुंचे और डॉक्टर असलम साहब ने भी बहुत कोशिश की। और जब भी जनरल फैज़ हमीद साहब से कहा जाता था कि आप उस शख्स पे मेहरबानी करें, क्योंकि हनीफ अब्बासी साहब का इतना कसूर नहीं है जितनी उसको सजा दी गई है, तो उस पर वो जो जनरल साहब थे, जनरल फैज़ हमीद साहब, वो मुस्कुरा के, हंस के, कहका लगा के कहते थे कि 14 साल तो आप उसको अंदर ही रखो, आप ये 14 साल तक तो आप लोग उसकी शक्ल नहीं देख सकोगे, उसके बाद देखेंगे 14 साल के बाद कि हनीफ अब्बासी ने बाहर आना है या नहीं आना। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब का जब केस था, तो उस वक्त भी वो सबको यही बताते थे कि राना सनाउल्लाह जो हैं, इनको उम्र कैद होगी और उम्र कैद से तो पीछे नहीं हट सकते, हाल बता मैं कोशिश करता हूं कि इनको फांसी ना हो, ये इनके बारे में कहा करते थे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब को भी इन्होंने ऑलमोस्ट 14 साल कैद करवाई दी थी। फिर एहसन इकबाल साहब हैं, उनके बारे में भी इनका ख्याल था कि उनके जो केसेस हैं उनकी सजा कम से कम 14 साल तो होगी। फिर ख्वाजा आसिफ साहब से ही बड़े नाराज थे, बल्कि इमरान खान साहब नाराज थे और इमरान खान साहब ने जनरल फैज़ हमीद साहब को इस्तेमाल किया था ख्वाजा आसिफ के मामले में। और उनके बारे में भी इमरान खान साहब का ये कहना था कि अगर इसे सजाए मौत नहीं होती तो उम्र कैद जरूर होनी चाहिए। तो जनरल फैज़ हमीद साहब उम्र कैद के लिए कोशिश करते रहे कि ख्वाजा आसिफ साहब को उम्र कैद हो जाए, यानी 14 साल या 14.5 साल तो वो कैद के अंदर रहे। इसी तरह बाकी जो लोग हैं, जिसमें मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, फिर हमजा शहबाज साहब हैं, फिर कैप्टन सफदर साहब हैं, फिर मरियम नवाज साहबा हैं, फिर मियां नवाज शरीफ हैं, तो इन सब के बारे में इनका यही ख्याल था कि ये उम्र कैद बर्दाश्त करेंगे, उम्र कैद इन्हें भुगतनी पड़ेगी। आज देख लें वक्त कितना चेंज हो गया कि वो शहबाज शरीफ साहब जिनको ये 14 साल कैद के अंदर रखना चाहते थे, लंबी सजाएं देना चाहते थे, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, और वो आसिफ अली जरदारी साहब जिनको ये तंग से तंग करना चाहते थे, इतना मजबूर करना चाहते थे कि वो घुटनों के बल आ जाएं, लेकिन आज वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है और अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर भी हैं। फिर एहसन इकबाल जिनको ये रगड़ा लगा रहे थे, वो इस वक्त दोबारा वफाकी वजीर हैं और बड़े अहम वफाकी वजीर हैं, और इवन जो कानून साजी होती है उसके अंदर उनका बड़ा मेन अहम किरदार होता है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उनका सियासी कैरियर सरदस्त ज़ाहिर तातुल का शिकार है, लेकिन वो अपने घर में बैठे हुए, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई हुई है और वो हर जगह पे अब गुफ्तगू करते हुए आपको नजर आते हैं। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर साहब के मशीर हैं और बड़े तगड़े मशीर हैं वो इस वक्त, और हनीफ अब्बासी साहब रेलवे के मिनिस्टर है। तो वो तमाम लोग जिनको ये रगड़ा लगाना चाहते थे, जिनको उम्र कैद देना चाहते थे, वो इस वक्त इक़्तिदार में है। और जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो 1.5 साल से अफवाज पाकिस्तान जो इनका अपना इदारा है उसकी कस्टडी में है। फिर उनका पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ा कोर्ट मार्शल हुआ, बल्कि सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में तवील तरीन कोर्ट मार्शल हुआ, और उसके बाद उन्हें 14 साल कैद की सजा सुना दी गई। और ये मामला सिर्फ यहां तक नहीं रुक रहा, बल्कि इससे आगे भी बढ़ेगा। तो ये इबरत की निशानी है कि अगर आप इक़्तिदार के दिनों में टांग के ऊपर टांग चढ़ा के लोगों के मुकद्दरों का फैसला करते हैं, आप ये दावा करते हैं कि जी मैं इसको कैद में डालूंगा, इसको उल्टा लटकाऊंगा, इसको मूंछों से पकड़ा जाएगा, इसका एसी बंद किया जाएगा, इसके खानदान को तकलीफ पहुंचाई जाएगी, या फिर मियां नवाज शरीफ के सामने उनकी साहबजादी को गिरफ्तार किया जाएगा, तो जब आपके वक्त फिरता है तो फिर आपके साथ भी वही सलूक होता है। कोई शख्स पूरे मुल्क में आपका सपोर्टर नहीं मिलता आपको। तो इस वक्त जो मेरा ख्याल है कि जनरल फैज़ हमीद साहब अकेले बैठ के ये सोचते होंगे कि मैं ज़िंदगी में क्या करता रहा हूँ और मुझे उस सारे काम का या उस सारी कारकर्दगी का क्या फ़ायदा हुआ जिसमें मैं आज जेल बर्दाश्त कर रहा हूँ और अपने ही इदारे के हाथों बर्दाश्त कर रहा हूँ। तो ये जाए इबरत है
और मुकाम इबरत है और इस इबरत को हर बरसरे इक़्तिदार शख्स को सामने रखना चाहिए कि वक्त फिरते हुए देर नहीं लगता, क्योंकि अल्लाह ताला ये फरमाते हैं, खुद फरमाते हैं अल्लाह ताला कि मैं वक्त को लोगों के ऊपर तब्दील करता रहता हूँ। तो वक्त के फेर से बचना चाहिए, अल्लाह ताला से बच के, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके, अल्लाह ताला से तौबा करके इंसान को ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तकब्बर में वहाँ नहीं जाना चाहिए कि जहाँ से वापसी ना हो सके और जनरल फैज़ हमीद बंदा बन जाए। तो ये एक बहुत बड़ी निशानी है इस सारे मामले में। इसके साथ साथ एक और चीज़ बड़ी अहम है, एक नुकता, कि आर्मी के लिए फैसला बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि एक DGISI और बड़ा तगड़ा DGISI जो ज़ाहिर है बहुत काम करता रहा, चाइना को एंगेज किया, इंडिया को एंगेज किया उसने, फिर ईरान के साथ उनके मामलात, फिर अरबों के साथ उनके मामलात, फिर अरब मुल्कों के साथ से पाकिस्तान के लिए कर्जे का हसूल। तो बड़ा काम जनरल फैज़ हमीद ने किया था और बड़ा तगड़ा DGISI था। उसके खिलाफ ट्रायल का चलना, फिर उसके खिलाफ फैसला होना, ये आर्मी के लिए, फौज के लिए बहुत मुश्किल फैसला था। अब अगर ये मुश्किल फैसला फौज ने कर लिया है, तो बाकी सियासतदान जो है, जो इनके सारे पार्टनर थे या कोलिशन पार्टनर थे, उन सब के खिलाफ फैसला करना अब इतना मुश्किल नहीं होगा। तो अगर जनरल फैज़ हमीद साहब को रगड़ा लग सकता है, तो इमरान खान साहब और उनकी पार्टी को इस जहन में बिठा लेना चाहिए कि ये भी अब रगड़े से ज़्यादा दूर नहीं है। इनके खिलाफ भी अब अनकरीब वो फाइलें खुलेंगी जिनका इनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसका मैं जिक्र करता जाऊँ, कि ये सारा मामला जो था, ये रऊफ हसन साहब के मोबाइल फ़ोन से निकला था। हुआ ये था कि रऊफ हसन साहब गिरफ्तार हो गए और इनका मोबाइल जो है वो FIA के पास चला गया, और वहाँ से जब कॉल्स का डाटा इकट्ठा किया गया, कॉल्स फ़ोन बुक जो इनकी है उसकी पड़ताल की गई, तो उसमें से जनरल फैज़ हमीद साहब के कई नंबर निकल आए, ऐसे नंबर भी निकल आए जो इदारों के पास थे ही नहीं। तो जब उनका एनालिसिस किया गया, उनका खोल के उनको चेक किया गया, उनका फोरेंसिक टेस्ट किया गया, तो पता चला कि ये तो बहुत दूर तक मुलव्वस हैं, और हर मामले में जनरल फैज़ हमीद साहब से पार्टी मशवरा किया करती थी, और रऊफ हसन साहब इन दोनों के दरमियान राब्ता होते थे, यानी जनरल फैज़ हमीद और साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके दरमियान मेन किरदार ये अदा करते थे। और सिर्फ ये अकेले नहीं थे, बल्कि कुछ और फौजी ऑफिसर भी थे जो इस सारे मामले में इनके साथ थे। और जब मजीद पड़ताल की गई तो पता चला कि सिर्फ मामला यहाँ तक नहीं है, बल्कि 9 मई तक भी जाता है। तो उसके बाद फिर जनरल फैज़ हमीद साहब का रिकॉर्ड जमा किया जाना शुरू हुआ। इनके बल्कि चकवाल के अंदर जो घर है, वहाँ से भी इनके मोबाइल फ़ोन रिकवर हुए। फिर इनकी जो साहबजादी है, उनके घर से भी मोबाइल फ़ोन निकला। एक फ़ोन ये अपनी गाड़ी के अंदर भी इस्तेमाल करते थे, इनकी गाड़ी के अंदर भी होता था, वो भी निकला। तो जब ये सारे फ़ोन निकाले गए और लैपटॉप्स निकाले गए और फिर ईमेल्स निकाली गई, तो पता चला कि जनरल फैज़ हमीद साहब तो एक खतरनाक गेम कर रहे थे, जिसके अंदर इन्होंने फ़ौज के अंदर बगावत पैदा कर देनी थी, और वहाँ पे एक प्रॉपर डिवाइड पैदा करके पहली मरतबा अफ़वाज पाकिस्तान के सेक्शंस हो जाने थे, और उन्होंने आपस में लड़ पड़ना था। ये इनकी पूरी साजिश थी, जो ज़ाहिर है कभी कामयाब हो भी नहीं सकती, तो कामयाब हुई भी नहीं। फिर उन्हीं दिनों ये बात भी गर्दिश कर रही थी कि ये चाहते हैं कि हर सूरत जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो फारिग हो जाएं। उनको अगर कानूनी रास्ते से फारिग नहीं किया जा सकता, तो गैर कानूनी रास्ते से फारिग कर दिया जाए। बल्कि ये तक उन दिनों ये सुनने में आया था कि शायद इनके ऊपर कोई असॉल्ट हो, या इनको किसी खुदकुश हमले इनके ऊपर करवा दिया जाए, या इनको नुकसान पहुंचाया जाए। इस हद तक ये प्लान आगे बढ़ा हुआ था, और अगर अफवाज पाकिस्तान दरमियान में ना आती, तो बहुत ज़्यादा नुकसान अफवाज पाकिस्तान का भी हो सकता था, और जनरल आसिम मुनीर साहब का भी हो सकता था। तो अब ये सारी चीज़ें खुल गई हैं। आने वाले दिनों में जब ये केस बनेंगे, तो उनके अंदर ये बहुत सारे हवाले आएंगे, और जब इन हवालों को एनालिसिस किया जाएगा, वकला जब उसके ऊपर बहस करेंगे, तो पूरी कौम ये सुन के हैरान हो जाएगी कि उस जमाने में क्या क्या होता रहा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन कौन से लोग इसके अंदर मुलव्वस है। इमरान खान साहब का क्या कंट्रीब्यूशन था, बुशरा बीबी का क्या कंट्रीब्यूशन था, और कुछ और 4 ऐसे कायदीन हैं जिनके ज़ाहिर डांडे मिलते हैं, जिनके साथ इस सारे मामले के। तो आने वाले दिनों में ये केस जब अनफोल्ड होगा, तो आप इसको देख के हैरान ही रह जाएंगे। तो इसके अंदर जो 9 मई का पोर्शन है, वो अनकरीब आपको होता हुआ नजर आएगा। इसके ऊपर बाकायदा एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट होंगी, और उसमें फिर देखिएगा कि PTI के कौन कौन से लोग नंगे होते हैं, कौन कौन से लोग सामने आते हैं, और जिस जिस बंदे ने जो जो किरदार अदा किया, वो सब सामने आ जाता है। आज मियाँ अली अशफाक साहब, जो जनरल फैज़ हमीद साहब के वकील थे सारे मामले में, उनका एक बयान सामने आया, और बड़ी डिटेल के साथ बयान सामने आया, और उन्होंने ये उसमें एतराफ़ किया है कि मैं, क्योंकि पूरा केस मैंने लड़ा है और ये लंबा केस था। फिर उन्होंने कहा कि 8000 के करीब इसके अंदर सवालात भी हुए, और लंबी लंबी हेयरिंग हुई, जिसमें 3 घंटे से लेकर 12-12 घंटे की हेयरिंग भी हुई,